हेलो एवरीवन। आज हम डिफ्रैक्शन का एक और नया केस डिस्कस करेंगे जिसमें हम कह रहे हैं कि जो अवरोध है उस अवरोध की जगह अगर हम रेक्टेंगुलर स्लिट या आयताकार स्लिट रख दें तो उसमें किस तरह का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले हम कई सारे केस पढ़ चुके हैं, जैसे सर्कुलर अपर्चर है ना, गोलीय बाधा के कारण, गोलीय चकती के कारण। उसके बाद हमने स्ट्रेट एज पढ़ा था। हमने देखा कि सबके अंदर पैटर्न जो है वो बार बार चेंज होता है और वो क्यों होता है वो भी हमने सब डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आयताकार स्लिट पर विवर्तन किस तरह से होता है, डिफ्रैक्शन एट ए स्लिट ऑफ रेक्टेंगुलर अपर्चर। मान लो एस एक सक्रिय स्लिट है जो लैम्डा तरंग लंबाई के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है। स्लिट एस से अपसृत बेलनाकार जो हमारा तरंगाग्र है x1 x2 आयताकार द्वारक AB पर आपतित है। Mn एक पर्दा है। स्लिट एस आयताकार द्वारक AB तथा पर्दा Mn के समानांतर है तथा कागज तल के लंबवत रखे हुए हैं। पर्दे पर ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार EF क्षेत्र एक सार प्रकाशित तथा EM तथा FN में छाया होनी चाहिए। जनरल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है कि बीच वाले पोर्शन से लाइट आ रही है तो EF में तो प्रकाश होना चाहिए, E के ऊपर और F के नीचे पूरी तरह से अंधकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें अंधकार जहाँ होना चाहिए वहाँ पे भी हमें कई सारी फ्रिंजेस दिखाई पड़ती है। उसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे ये डिस्कस करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि दो तरह का द्वारक हो सकता है, एक चौड़ा द्वारक एक संकरा द्वारक। हम पहला केस लेते हैं जबकि जो हमारा अपर्चर है वो चौड़ा है, चौड़ा द्वारक या वाइड अपर्चर स्लिट। यदि द्वारक AB चौड़ा है तो इससे पार होने वाली अर्धकालिक पट्टियों की संख्या भी अधिक होगी। इस कारण पर्दे पर बिंदु P तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर तीव्रता एक सार होगी। परंतु यदि हम किनारे के बिंदु E और के नीचे के बिंदु P डैश पर विचार करें तो इसके सापेक्ष तरंगाग्र पर ध्रुव O डैश होगा। अब यदि O डैश A में 1, 3 या 5 अर्धकालिक पट्टियां हैं तो बिंदु P डैश उच्चिष्ट होगा तथा अगर इसमें 2, 4 और 6 पट्टियां हैं मीन्स की समगुणक है, इवन इंटीजर्स में है तो P डैश निम्नलिखित होगा। ये हम पहले देख चुके हैं कि जब भी ऑड इंटीजर के इक्विवेलेंट होता है पार्ट डिफरेंस तो हमेशा वहाँ मैक्सिमम होता है और जब इवन इंटीजर होता है तो वहाँ पे हमेशा मिनिमा होता है। इसी तरह किनारे F से ऊपर और नीचे भी निम्नलिखित होंगे। सकरा द्वारक या नैरो स्लिट होगा तो क्या होगा। माना द्वारक इतना सकरा है, बहुत छोटा है कि इसके अंदर बहुत कुछ ही अर्धकालिक पट्टियाँ पार हो पाती है। अब यदि मध्य बिंदु P जो है उसके अंदर से हम कहेंगे कि इसमें से कितनी हो रही है के सापेक्ष A से B तक तरंगाग्र में अर्धकालिक पट्टियों की संख्या अगर विषम होगी तो P बिंदु पर उच्चिष्ट होगा तथा पट्टियों की संख्या अगर सम होगी तो P बिंदु पर निम्नलिखित होगा। इसी प्रकार किसी बिंदु P डैश के लिए तरंगाग्र के दोनों O डैश A तथा O डैश B में समाविष्ट अर्धकालिक पट्टियों की संख्या विषम होगी तो P डैश पर उच्चिष्ट होगा और यदि पट्टियों की संख्या सम होगी तो P डैश पर निम्नलिखित होगा। इस तरह E से F तक निम्नलिखित तथा उच्चिष्ट होंगे। अब छाया क्षेत्र में किसी बिंदु P डैश पर विचार करें तो इसके सापेक्ष जो ध्रुव है तरंगाग्र का वो O डैश होगा। यदि A से B तक तरंगाग्र में अर्धकालिक पट्टियों की संख्या विषम होगी तो P डबल डैश उच्चिष्ट होगा एवं पट्टियों की संख्या अगर सम होगी तो P डबल डैश निम्नलिखित होगा। सक्रिय द्वारक के लिए ये जो तीव्रता का ग्राफ है वो जो हमारा पास डायग्राम है ये सकरे द्वारक का, ये इसमें दिखाया गया है। चौड़े द्वारक और सकरे द्वारक में हम देख रहे हैं कि जो पोर्शन उसके अंदर हमारे पास बिल्कुल फ्लैट आ रहा था, ये वो फ्लैट पोर्शन की जब क्या है हमें कई सारे यहाँ पे पिक्स दिखाई देने लगे क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ जो हाफ पीरियड जोन्स है उनकी संख्या बदल जाएगी। अब हम दूसरा लेते हैं कि पतले तार से विवर्तन। अगर हमने अभी जो द्वारक रखा है उसको हटाकर एक पतला तार रख दिया है वहाँ पे तो ये फिर एक डिफरेंट केस है कि अगर हमने शेप बदल दिया है अवरोध का या द्वारक का तो हमारे पैटर्न पे किस तरह से फर्क पड़ेगा। तो पतले तार से विवर्तन या डिफ्रैक्शन एट नैरो वायर। चित्र के अनुसार एक वर्णीय प्रकाश से दीप्त ऐसे एक स्लिट है, AB एक पतला तार है
जिसकी किनार S के समानांतर है। स्लिट, तार तथा पर्दा तीनों ही कागज तल के लंबरूप रखे हैं। S से अपसृत बेलनाकार तरंगाग्र W तथा AB पर आपतित होता है। अब ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार E से F तक छाया होनी चाहिए तथा E एवं F के बाहर एक सी तीव्रता होनी चाहिए, परंतु वास्तव में हम पाते हैं कि E से F के बीच समान चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होती है तथा E और F के बाहर असमान चौड़ाई और कम कॉन्ट्रास्ट की फ्रिंजें प्राप्त होती है, जैसा कि हमने अभी चित्र में देखेंगे। ज्यामितीय छाया क्षेत्र के बाहर असमान चौड़ाई की फ्रिंजों की व्याख्या। माना ज्यामितीय छाया क्षेत्र के बाहर कोई बिंदु P' है। P' के संगत तरंगाग्र का ध्रुव O' है। अब P' पर आयाम O' के ऊपर के आधे तरंगाग्र के कारण R1/2 होता है तथा O' से A के बीच अर्धकालिक पट्टियों के कारण जो तरंगाग्र है वो होगा BW1 का प्रभाव नगण्य होगा। यदि O से A तक अर्धकालिक पट्टी है तो P' पर आयाम कितना हो गया? R = पहले के कारण था R1/2, इसके कारण हो गया R1 तो हो गया 3R1/2। इस स्थान पर उच्छिष्ट होगा जो कि समीकरण 1 से दिखाया गया है। यदि O से A तक की अर्धकालिक पट्टियाँ हो तो P' पर आयाम R = R1/2 + R1 - R2 और ये हो जाएगा 3R1/2 - R2। और यहाँ पे इसको इस तरह भी कर सकते हैं हम R2/2 + R2/2, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास ये वैल्यू R2। लेकिन यहाँ पे हमें ये निम्निष्ठ मिलेगा, लेकिन निम्निष्ठ या अदीप्त फ्रिंज ऐसी फ्रिंज होगी जहाँ पे जीरो इंटेंसिटी नहीं होगी। अब P' पर प्रदीप्त या अदीप्त फ्रिंजें बनती है, जबकि O' में क्रमशः विषम या सम संख्या में अर्धकालिक पट्टियाँ होती हैं। इन फ्रिंजों को विवर्तन फ्रिंजें कहते हैं। ये असमान दूरी पर होती हैं तथा समीकरण 1 तथा 2 से हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं, क्योंकि समीकरण 2 से क्लियर है कि ये ज़ीरो नहीं हो रही है इसकी इंटेंसिटी भी। इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी बहुत कम होगा। अब ज्यामितीय छाया के अंदर जो समान चौड़ाई की फ्रिंजें बनती हैं उनकी व्याख्या करते हैं। अब ज्यामितीय छाया क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P" पर विचार करें। P" पर तीव्रता तरंगाग्र के AW2 तथा AW1 तथा BW2 भागों के कारण होगी। हम जानते हैं कि तरंगाग्र AW1 के कारण P" पर आयाम A के निकट अर्धकालिक पट्टी के कारण आयाम का आधा होता है। अतः P" पर आयाम की गणना के लिए AW तरंगाग्र के स्थान पर A के निकट रेखीय स्रोत मान सकते हैं। इसी तरह BW' तरंगाग्र के स्थान पर B के निकट एक अन्य रेखीय स्रोत मान सकते हैं। ये दोनों रेखीय स्रोत चूँकि एक स्लिट स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये कला संबंध होते हैं। अतः व्यतिकरण के नियम के अनुसार यदि जो पार्ट डिफरेंस है BP" माइनस AP' ये किसके बराबर होना चाहिए? 2n × λ/2 होगा। तो P' पर प्रदीप्त फ्रिंजें बनेगी और जब ये ऑड इंटीजर होगा मीन्स BP" माइनस AP' = 2n + 1 λ/2 के बराबर होगा, तो P' पर अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। इन फ्रिंजों का फ्रिंज अंतराल बीटा = dλ/d होगा, जहाँ d जो डिस्टेंस है वो AB हो गया। AB डिस्टेंस है जो हमारी द्वारक की चौड़ाई है उसके बराबर, और d = OP, DO है हमारी जो हमने अवरोध रखा उसके और पर्दे के बीच की दूरी के बराबर होगा। अतः ज्यामितीय छाया क्षेत्र में समान अंतराल वाली व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है। तार के कारण फ्रिंजों की तीव्रता का ग्राफ अभी हमने दिखा रहे हैं, परंतु यदि तार मोटा हो तो व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? कि उसकी इतनी थिकनेस होगी कि जो इनिशियल कंडीशन है, हमने क्या कहा था कि विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि जो ऑब्स्टेकल या जो अवरोध हो वो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ यूज्ड के बराबर होना चाहिए। और हम जो यहाँ प्रकाश की विवर्तन पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे पास वो ऑर्डर जो है
जो साइज़ है अवरोध की वो एंगस्ट्रॉम की साइज़ की होनी चाहिए। अगर तार मोटा हो गया तो बेसिक कंडीशन ही ख़त्म हो जाएगी, तब किसी तरह की कोई भी वहाँ पे हमें फ्रिंज दिखाई नहीं पड़ेगी।